हम अपनी विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। हम कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ रहे हैं और कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में तीसरा अध्याय पढ़ा जा रहा है। इस अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु, जिसमें काफ़ी चीज़ें अभी तक पढ़ी जा चुकी हैं। पिछले लेक्चर्स में इस अध्याय से संबंधित थे, जो धातुएं क्या होती हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, धातुएं किस तरह अभिक्रियाएँ करती हैं और उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, कौन कौन से चरण अपनाए जाते हैं, या जो चरण है अयस्कों का समृद्धिकरण, परिष्करण, निष्कर्षण और परिष्करण, उसमें हमने पहले चरण के बारे में पढ़ा कि अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे किया जाता है, पानी से साफ करके चुंबक द्वारा छानकर रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। और उसके बाद हमने यह भी देखा कि जो दूसरा चरण होता है धातुओं का निष्कर्षण, उसमें हम धातुओं का निष्कर्षण उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार करते हैं कि कौन सी धातु कितनी अभिक्रियाशील होती है। इस आधार पे हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। तो जो सक्रियता श्रेणी बताई गई है धातुओं की, उसमें सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर स्थित धातुएं होती हैं वो अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, और जो नीचे स्थित धातुएं होती हैं वह कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे सोना, चांदी, और मध्य में एल्युमिनियम और लोहा। यह सब ऐसी धातुएं हैं जो कि मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो अलग अलग तरह की क्रियाशीलता के अनुसार धातुओं के निष्कर्षण की विधियां भी हम अलग अलग अपनाते हैं। तो कम क्रियाशील धातुओं के बारे में हमने पढ़ा कि उनको कैसे निष्कर्षित करते हैं, सीधे गर्म कर देते हैं उनके ऑक्साइड को और वह अपचयित होकर के शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं, दूसरे चरण के तहत धातुओं के निष्कर्षण में हम देखेंगे दूसरे तरह की धातुएं जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। मध्यम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया अपनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं की जाती हैं मध्यम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के लिए, उनके बारे में जान लें। उनमें से जो पहली क्रिया है वह होती है भर्जन। भर्जन कहलाती है। भर्जन क्या होता है यह जानना जरूरी है। वायु की उपस्थिति में जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, मध्यम क्रियाशील धातुओं के कौन से अयस्क? सल्फाइड अयस्क। उन्हें जब वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो यह सल्फाइड अयस्क पहले ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। किसी सल्फाइड अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। दूसरी क्रिया होती है निस्तापन। कुछ मध्यम क्रियाशील धातुओं के कार्बोनेट अयस्क भी पाए जाते हैं और कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ध्यान देंगे, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु में जब अधिक ताप पर हम गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में और सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। वायु की अनुपस्थिति में कार्बोनेट अयस्क को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को निस्तापन कहा जाता है। तो छोटी सी बात है, ध्यान रखना है कि अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं सल्फाइड अयस्क को तो वह भर्जन कहलाता है, और वायु की अनुपस्थिति या सीमित वायु में जब हम कार्बोनेट अयस्क को गर्म करते हैं तो यह क्रिया निस्तापन कहलाती है। यह दो टर्म क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं कि सक्रियता श्रेणी के जो मध्य में स्थित धातुएं होती हैं, जैसे आयरन, जिंक, लेड, इन सब की अभिक्रियाशीलता
मध्यम श्रेणी की होती है और प्रकृति में जो यह तत्व हैं इनके अयस्क सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में ही पाए जाते हैं। मध्यम सक्रिय धातुओं के जो अयस्क हैं वह या तो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। किसी भी धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना, जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। इसलिए इनके जो सल्फाइड अयस्क हम प्राप्त किए होते हैं या जो कार्बोनेट अयस्क प्राप्त किए होते हैं उन्हें पहले भर्जन अथवा निस्तापन की क्रिया द्वारा ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करते हैं। अगर वह सल्फाइड अयस्क है तो उसे भर्जन की क्रिया द्वारा ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, और अगर कार्बोनेट का अयस्क है तो उसे निस्तापन अभिक्रिया अपना करके ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे करते हैं अब क्रिया देख लें, भर्जन की और निस्तापन की। भर्जन में 2ZnS है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं किसको, जिंक सल्फाइड को। यह सल्फाइड अयस्क है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भर्जन किया जा रहा है तो बन जाता है जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, मुक्त हो जाती है। निस्तापन किसका करते हैं, जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3। इस अयस्क को जब हम वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह निस्तापन कहलाता है, और यह करने पर, निस्तापन करने पर यह परिवर्तित हो जाता है जिंक ऑक्साइड में और यहाँ से CO2 रिलीज होती है। तो भर्जन की क्रिया और निस्तापन की क्रिया में बस थोड़ा सा अंतर है कि सल्फाइड अयस्क है तो उसका हमें भर्जन करना पड़ेगा, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करना पड़ेगा और वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। वहीं अगर वह कार्बोनेट अयस्क है मध्यम क्रियाशील धातु का तो उसे हम वायु की सीमित मात्रा, कम मात्रा में या बिल्कुल अनुपस्थिति में उसको जब हम गर्म करते हैं तो वह कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जिसे हम निस्तापन कहते हैं। भर्जन और निस्तापन की इन क्रियाओं के उपरांत हमें मध्यम क्रियाशील धातुएं ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाती हैं, और यह जो धातु ऑक्साइड होते हैं इनका अपचयन करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। कैसे करते हैं अपचयन, ZnO के साथ कार्बन जब अभिक्रिया करता है तो Zn मुक्त हो जाती है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, यह होता है अपचयन। तो मध्यम क्रियाशील धातुओं से इन चरणों के तहत हम उनसे शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। अब जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुएं हैं, जो बहुत अधिक, जो ऊपर स्थित धातुएं हैं जो बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। अधिक क्रियाशील धातुओं में क्या होता है कि इनमें जो बंधुता होती है ऑक्सीजन के प्रति वह कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है। कार्बन इनके, अगर ऑक्सीजन इन धातुओं के साथ जुड़ी है जो कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित हैं या अधिक सक्रिय हैं, अगर ऑक्सीजन इनके साथ जुड़ी है तो कार्बन उन्हें उससे अपचयित नहीं कर सकता है, उससे अलग नहीं कर सकता है, निकाल नहीं सकता है, क्योंकि इन अत्यधिक क्रियाशील धातुओं में ऑक्सीजन के प्रतिबंधुता कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है। कार्बन से ज़्यादा तेज़ी से यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, इसलिए इनके धातु ऑक्साइडों से अपचयन क्रिया द्वारा धातुएं प्राप्त नहीं की जा सकती हैं कि अपचयन कर दें और हमें धातुएं प्राप्त हो जाएं। तो क्या करते हैं, क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए इनके ऑक्साइडों को पहले इनके गलित क्लोराइडों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। किस रूप में, इनके गलित क्लोराइडों के रूप में हम परिवर्तित करते हैं ऑक्साइडों को। फिर इसका विद्युत अपघटन करने पर जब
या गलित क्लोराइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसका हम करते हैं विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है, कैथोड अर्थात जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड होता है उस पर धातुएं हमें कलेक्ट कर लेते हैं हम और प्राप्त होती हैं धातुएं, और जो एनोड होता है उस पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो इस विद्युत अपघटनी क्रिया के द्वारा हम अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है यह देखें। Na इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यह अधिक क्रियाशील धातु है, विद्युत अपघटन किया जा रहा है इसका हम। तो कैथोड पर यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कैथोड से, वहाँ पर परिवर्तित हो जाता है Na के अणु के रूप परमाणु के रूप में और कैथोड पर मुक्त हो जाता है। क्लोरीन या इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है और कहाँ मिलती है, एनोड पर। तो इस तरह हम विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा उनसे धातुओं को पृथक कर लेते हैं। इसी तरह एल्युमिनियम भी एक अधिक क्रियाशील धातु है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी इसी तरह विद्युत अपघटन करके या विद्युत अपघटनी अपचयन करके इनसे एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो हमने यह देखा कि अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, और मध्यम क्रियाशील धातुओं को पहले भर्जन या निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, फिर उसका अपचयन करके हम उनसे धातुएं प्राप्त कर लेते हैं। तो यह आज की क्लास थी जिसमें हमने मध्यम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बारे में देखा और अधिक क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बारे में देखा। इसके पहले की क्लास में हमने कम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ लिया था। तो तीनों धातुओं का निष्कर्षण जो दूसरा चरण है हमारा वह पूरा हो गया है कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। अब धातुओं का हम परिष्करण कैसे करते हैं वह अगला चरण हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर से संबंधित आज की लेक्चर के परिप्रेक्ष्य में कोई भी टॉपिक, आपको कोई भी पॉइंट है जो कि क्लियर नहीं होता है तो आप फ़ोन करके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते रहें, निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।